Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working at GV Pant University of Agriculture and Technology, and I am faculty in the Department of Agronomy. And I have uploaded 25 multiple choice questions, and those questions were from the different section of mineral nutrition, particularly essential nutrients, functional nutrients, beneficial nutrients, and their mobility in soil and plant. And these questions are very confusing questions, and level is medium to tough. And if you secure 20 questions correct, then your level is good. अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं 25 में, तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, और अगर आपका 20 से कम हो रहा है तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. तो अकॉर्डिंगली आई विल एक्सप्लेन टुडे दूस चैप्टर्स, दूस सेक्शंस. तो मैं आज आपको उन्हीं जो मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे उन्हीं के लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगा. तो लेक्चर से आपको कंटेंट क्लियर होगा और रीजनिंग आपकी क्लियर होगी. तो जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बहुत लिमिटेड नहीं होते हैं, उसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं. हमारे पास बहुत तरीके होते हैं. हमारा क्या है, कंटेंट, हमारी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसका बेस मटेरियल क्या है वो हमको क्लियर होना चाहिए. तो जब भी आप कोई क्वेश्चंस देखेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 10% क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होता है, और यही 10% क्वेश्चन हमारी मेरिट को डिसाइड करते हैं. मैं कई बार कह चुका हूँ कि 70 क्वेश्चंस तो 100 में से लगभग हर स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो कर लेता है, लेकिन मोर देन 80% करने के लिए हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है. तो अगर हम चाहें कि हम थोड़ी सी देर के लिए वीडियो लेक्चर देख लें, 5 मिनट का देख लें, 10 मिनट का देख लें, हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता. जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो पूरा हम एक लेक्चर सुनते हैं 50-60 मिनट का, तब हमको कुछ चीज़ें क्लियर होती है. तो सोचिए अगर आप 5 या 6 मिनट का केवल वीडियो देख रहे हैं और ये सोचें कि मेरा 5 और 6 मिनट में जल्दी से मेरा कंटेंट क्लियर हो जाए, तो आप कोई तैयारी नहीं कर सकते, आपको कोई कंटेंट नहीं बढ़ेगा. तो ये मेरी एडवाइस है स्टूडेंट को, जो भी आप कंटेंट देखें पूरा देखें, उसको बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आपने जो 5-6 मिनट देखा वो टाइम भी आपका खराब हो गया. तो अगर हमें तैयारी करनी है, वास्तव में हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो हमको कोई भी लेक्चर हो, चाहे बुक का हो, चाहे हमारे पास कोई भी वीडियो लेक्चर हो, किसी भी मीडियम के पास हमारा हो, अवेलेबल हो, हमको उसको पूरा देखना चाहिए, उसकी डेप्थ के बारे में जानना चाहिए. तभी हमारा कंटेंट क्लियरिटी होती है और अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चंस जो है हमारे न केवल एमएससी एंट्रेंस के लिए हैं, पीएचडी के लिए भी हैं, एसआरएफ के लिए भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हैं, बैंक के लिए भी हैं, एफसीआई के लिए भी हैं. जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसी में ये हमारे बड़े हेल्पफुल होते हैं. तो मैंने आपको ये बताया है कि हमें अपना लेवल 80% से ऊपर करना है, तब हम किसी भी चीज़ में एडमिशन ले सकते हैं. तो 80% लेवल से ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली हमको क्या करना होगा, कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसकी डेप्थ हमें जाना होगा. तो अब जो मैंने क्वेश्चंस जो अपलोड किए हैं, वो जो मैंने सेक्शन बताया था, उस सेक्शंस का आज मैं लेक्चर लूंगा. इस लेक्चर को पूरा देखिए आप, और तब आपको जो है उनके आंसर्स पता चलेंगे कि इनका आंसर ऐसा क्यों था. तो स्टार्ट करते हैं इसको. अगर हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज न्यूट्रिएंट. ओके, तो जब अगर हम मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमें बहुत बेसिक पता होना चाहिए. तो बेसिक देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है. किसी भी चीज का जो बेसिक है एटम से स्टार्ट होता है. तो हमको जो है एटम के बारे में क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज एटम. अब आपने पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ा होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. तो ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये है क्या एटम. देखिए, कोई भी जो एलिमेंट है वो एटम से बना है. एटम के भी हम 3 पार्ट में हम देख सकते हैं, या उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, जानते भी आप लोग सब ये इसको, लेकिन फिर भी एक हमें रिकॉल करना जरूरी है. जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रिमेन इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस इन ऑर्बिट. तो हमारा अगर ये न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस and proton and neutron are in the nucleus and electron revolve around the nucleus, and this is called orbit. This is called orbit. This first orbit, second orbit, third orbit, and it is designated as K, L, M and so on. Then orbit के अंदर क्या होती है, शेल्स होती हैं, SPDF. उसके अंदर फर्दर जो है सब शेल होता है जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं. तो इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना, हमें केवल एक एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि दिस इज न्यूक्लियस इन विच प्रोटॉन रिमोन एंड
इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस ऑर्बिट। तो यहां क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम। तो अगर हम देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर देखें, सॉरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर आर सेम एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो जब नंबर सेम है तो उनका चार्ज भी क्या है, सेम है। दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो चार्ज होगा टोटल एटम पे वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो एटम में कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये बात हमें समझ में आई कि जो एटम होगा उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इज इक्वल। यहां तक हमें समझना, हालांकि केमिस्ट्री इसकी बहुत डीप है, हमें इतना डीप में नहीं जाना है, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हमें इतना जानना जरूरी है। सो दिस इज एटम और इस केमिकल रिएक्शन में यही एटम पार्टिसिपेट करता है। अब जब दो एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है, दैट इज मॉलिक्यूल। एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम मेड मॉलिक्यूल। तो अब हमको पता चल गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल कंटेन एटम, टू और मोर देन टू एटम। तो दो एटम भी हो सकते हैं, तीन एटम भी हो सकते हैं, चार एटम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि का मॉलिक्यूल का साइज क्या है, कंपाउंड कैसा है। ओके, तो मॉलिक्यूल हमें समझ में आ गया, एटम समझ में आ गया। अब जो हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हमें आयन को समझना बहुत जरूरी है। आयन क्या होता है, व्हाट इज आयन? इट इज आयन। तो देखिए कि इन एटम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो चार्ज भी क्या है, सेम है। तो हम जो अगर टोटल चार्ज देखें एटम पे क्या होगा, वो जीरो होगा, जिसे हम कह सकते हैं वी कैन साइंटिफिकली इट इज न्यूट्रल। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, मान लो मैंने इसको कम कर दिया, तो हमारा प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, और मान लीजिए पहले 4 थे, सपोज यहां 4 था प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन था और 4 शुरू में इलेक्ट्रॉन था, जो मैंने यहां से हटा दिया। तो अब कितना है हमारे पास, प्रोटॉन 4 एंड नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर 3। ओके, सो चार्ज देयर इज 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो 4 प्लस माइनस 3 कितना हो गया, +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन हम कम करते हैं या एटम लूज करता है तो उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर 1 इलेक्ट्रॉन और कम कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये प्रोटॉन तो सेम रहेंगे। देखिए प्रोटॉन कहीं भी न्यूक्लियस से चेंज नहीं हो सकता है, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, क्या चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। दैट्स व्हाई इन केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं करते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत हैवी एनर्जी चाहिए। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इसका मतलब जो भी चार्ज गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब हमने क्या देखा, 4 प्रोटॉन है, अब कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो दैट इज 2e, so -2, दैट इज +2। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, देन अगर हम अलग थ्योरी देखें इसकी, अगर वो इंक्रीज कर रहा हो, इनिशियली कितने थे, 4 थे, अगर मान लीजिए एक और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में और आ जाता है, इस ऑर्बिट में, तब क्या हो जाएगा, तो सिचुएशन क्या होगी, तो यहां कितने ई हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, देन चार्ज -5, देन इट इज -1। ओके, सो एटम गेन नेगेटिव चार्ज व्हेन इट अटेंड इलेक्ट्रॉन। तो एटम क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ले लेता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन जब एटम या तो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन को और गेन इलेक्ट्रॉन, देन इट बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड आयन। तो यही आयन होते हैं। आयन क्या है कि उसमें या तो एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन और या उसमें डेफिसिट होगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब एटम आइदर लूज और गेन the electron, then it become ion, and ion may be positive or negative depending upon what is the situation. If it gain the electron, then it become negative. If it lose the electron, then it become positive. And positive ions are called cation. Positive ions are called cations, and negative ions called anions. Okay, तो ये हमारा समझना बहुत जरूरी था कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है। देन कम टू द न्यूट्रिएंट। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? तो जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट इज
इनऑर्गेनिक आयन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। तो मैंने क्या बताया, जो इनऑर्गेनिक आयंस है, तो इसका मतलब क्या ऑर्गेनिक आयन न्यूट्रिएंट नहीं होते? नहीं, ऑर्गेनिक आयंस आर नॉट न्यूट्रिएंट, ओनली इनऑर्गेनिक आयन। इनऑर्गेनिक आयंस आर न्यूट्रिएंट। ओके, ऑर्गेनिक आयंस लाइक ऑक्सलेट, मेलेट आर नॉट कंसिडर्ड न्यूट्रिएंट। हम इनको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर बन रहे हैं। जब इसने नाइट्रोजन को या फास्फोरस को, पोटेशियम को, जब प्लांट एब्जॉर्ब, देन देयर इज सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सलेट एंड मेलेट, तब ऑर्गेनिक आयंस बने हैं। और लेकिन हमारा क्या प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ था? इनऑर्गेनिक आयन से हुआ था। तो इसका मतलब हमें क्या है कि जो इनऑर्गेनिक आयन है उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट कंसीडर करेंगे, ऑर्गेनिक को नहीं करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक आयन के ऑब्जॉर्प्शन के बाद, उनके एसिमिलेशन के बाद ऑर्गेनिक आयंस बने हैं। इस कारण से हम उसको न्यूट्रिएंट में कंसीडर नहीं करते। वी डू नॉट कंसीडर ऑर्गेनिक आयन, इट इज ओनली इनऑर्गेनिक आयंस। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आप देखेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, सब टाइप के हैं, तो कौन से हैं? इनऑर्गेनिक आयंस। ओके, मे बी कैटायन और एनायन। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल। व्हाट इज मिनरल? अभी हमने देखा एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है। इज इट क्लियर? अभी मैंने आपको बताया कि केवल ओनली इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस आर न्यूट्रिएंट। ओके, द नेक्स्ट term is mineral. What is mineral? Mineral. So minerals are those element which are derived from rock. तो वो एलिमेंट जो रॉक से हमें मिलते हैं, जो हमें सॉइल से मिलते हैं, जिनका सोर्स क्या है? सॉइल है। और सॉइल कहां से आई है? रॉक से आई है, क्योंकि रॉक की वेदरिंग हुई है, देन देयर वाज सॉइल फॉर्मेशन। तो जो रॉक का जो पेरेंट मटेरियल, दैट इज बेड रॉक। तो जो हमें सॉइल से मिला, या हम कह सकते हैं रॉक से मिला जो एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड mineral. Okay, so in plant nutrition, when we consider nutrients, then we do not consider carbon, hydrogen and oxygen as a mineral. C, H and O are not mineral. C, H and O are not mineral because plants do not absorb these elements from the soil. Either air or water is source. तो जो एयर में है या वाटर में है, उसको सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई सी, एच एंड ओ आर नॉट कंसिडर्ड एज मिनरल। इज इट क्लियर कि क्यों हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिनरल में कंसिडर नहीं करते हैं? तो अगर हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमारे 17 हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसमें फिर कितने रह जाएंगे? वो 17 नहीं रहेंगे, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। इज इट क्लियर? तो मिनरल क्या है? ओके, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिएंट। तो वो न्यूट्रिएंट जो मिनरल है, दैट इज मिनरल न्यूट्रिएंट। तो अगर हम मिनरल्स तो बहुत हो सकते हैं, ओके, जैसे हमारा आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है और कई सारे हैं, तो वो सारे मिनरल्स हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, जो प्लांट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट। तो क्या सारे न्यूट्रिएंट इसेंशियल होते हैं या नहीं होते हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। पहले आप कंसेप्ट समझ लिए कि मिनरल क्या है, व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिएंट। ओके, सो दोज न्यूट्रिएंट व्हिच आर मिनरल आर कॉल्ड मिनरल, एंड व्हाट इज मिनरल? Minerals are those elements which are derived from mineral from soil or rock. Okay, and by this definition, by this consideration, carbon, hydrogen and oxygen are not considered mineral, क्योंकि इनका सोर्स क्या है? What is the source? Water and air. That's why these are not considered as a mineral nutrient. Okay. Then next is what is nutrition? What is nutrition? What is nutrition? What is nutrition? So nutrition is process of absorption, translocation and assimilation of nutrient. That is nutrition. Absorption plus translocation plus assimilation. So we can say it is a step, it is a process, and it has 3 elements, 3 components. First, absorption by roots, okay, then translocation, so it is a plant, okay, so
it is absorbed by the plant. This is the absorption. Then it is translocated to leaves and shoot. It is translocation. Then it is assimilated in the leaf, assimilation. Okay. So what is assimilation? जब कोई न्यूट्रिएंट वो अपने कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एसिमिलेशन. जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज एसिमिलेटेड इनटू प्रोटीन. ओके. सल्फर, सिमिलरली सल्फर इज एसिमिलेटेड इनटू प्रोटीन. फास्फोरस इज एसिमिलेटेड इनटू एटीपी और एटीपी. ओके. तो इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ है, अगर वो दैट इज एब्जॉर्ब, ट्रांसलोकेटेड बट नॉट एसिमिलेटेड, देन इट इज नॉट सेड टू बी न्यूट्रिशन. सपोज नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट and it is translocated to shoot and leaf, but it is not assimilated into protein, then it is not nutrition. Though it is absorbed, translocated, but not assimilated, okay, then it will not be considered nitrogen nutrition. इस बात को ध्यान कर लें कि अगर absorb हुआ हो, translocate हुआ हो, लेकिन assimilation नहीं हुआ, then it will not be considered as nutrition. So okay, so nutrition consists of absorption, translocation and assimilation. तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट absorb होता है, ट्रांसलोकेट भी हो जाता है, लेकिन वो एसिमिलेट नहीं होता, तो उस न्यूट्रिएंट के जो फंक्शंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते, फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है, और प्लांट में उसकी डेफिशिएंसी आती है और प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है. ओके. तो उसका आखिर में लास्ट एसिमिलेशन इज मस्ट. तो हर न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन होता है. इसको जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि किस न्यूट्रिएंट का किस में एसिमिलेशन होता है. और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं कि फास्फोरस का एसिमिलेशन किस में होता है, कैल्शियम का किस में होता है, जिंक का किस में होता है. हर न्यूट्रिएंट का एक एसिमिलेशन एंड है. तो जब तक ये एंड नहीं होगा न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होगा. तो दिस वाज द न्यूट्रिशन. ओके. अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कैटायन, एनायन, मिनरल न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट. व्हाट इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट? इसेंशियल क्या मतलब? जो जरूरी है, जिनके बिना प्लांट काम नहीं कर सकता, उसमें कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होगा. तो हम किसको कहेंगे इसेंशियल? हालांकि सॉइल्स में बहुत न्यूट्रिएंट हैं. देयर आर मैनी न्यूट्रिएंट्स, मैनी मिनरल्स एंड प्लांट एब्जॉर्ब देम. प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता है, ऐसा नहीं कि उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है, और कहीं ना कहीं वो यूज भी होते हैं. लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि अगर वो सॉइल में नहीं होंगे तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. तो इसको हमने क्राइटेरिया दिया, ये हमने पहले एक सेपरेट ग्रुप दिया कि हम इसको बोलेंगे इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है. तो अब कैसे हम डिसाइड करेंगे दिस इज इसेंशियल और नॉट इसेंशियल? हो सकता है कि प्लांट को उसकी जरूरत हो और किसी प्लांट को हो, किसी को नहीं हो. तो अब हमने एक क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एंड दैट क्राइटेरिया वाज गिवन बाय अर्नोन एंड स्टाउट इन 1939. तो अर्नोन एंड स्टाउट ने जो क्राइटेरिया दिया था दैट इज एक्सेप्टेड क्राइटेरिया. एंड इन 1954 अर्नोन रिफाइंड दिस क्राइटेरिया. तो उन्होंने अपना पब्लिकेशन दिया था, रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जो उन्होंने न्यूट्रिएंट पे अपना काम किया उसका रिसर्च पेपर पब्लिश किया. तो फर्स्ट टाइम जो क्राइटेरिया दिया गया अर्नोन एंड स्टाउट ने दिया. लेकिन जो वर्क स्टार्ट हुआ था न्यूट्रिएंट पे, दैट वर्क वाज स्टार्टेड बाय कार्ल स्प्रेंजल. कार्ल स्प्रेंजल वाज द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड द वर्क ऑन द ग्रोथ फैक्टर्स. तो जो पहली स्टडी जो देखी ग्रोथ फैक्टर और प्लांट रिस्पॉन्स की, वो किसने देखी? कार्ल स्प्रेंजल ने. देन वॉन जस्टिस लिविक स्टडीड द न्यूट्रिएंट इन ए साइंटिफिक वे. तो जो दूसरा था, जो साइंटिस्ट जिसने सिस्टमेटिक स्टडी करी, साइंटिफिक स्टडी करी, दैट वाज जस्टिस वॉन लिविक. एंड लेटर ऑन ही फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ मिनिमम. तो बाद में उन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया, और इस लॉ ऑफ मिनिमम इसके बाद में स्टडी करेंगे. इसका जो मैथमेटिकल स्टडी करी वो किसने की थी? मिस्टर लिच ने की थी. उसने फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देके एक फार्मूला डेवलप किया, और उसने पॉट में भी करके देखा कि वो ऐसा क्या फार्मूला जो डेवलप किया वो उसमें फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो मिस्टर लिच का था, लेकिन जो बेस मटेरियल किसने दिया था? जस्टिस वॉन लिविक ने दिया था. अगर हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चंस में हु फर्स्ट स्टडीड द मिनरल न्यूट्रिएंट एंड देयर रिस्पांस, देन आवर आंसर इज कार्ल स्प्रेंजल. अगर क्वेश्चन आता है कि हु स्टडीड द साइंटिफिक वे, देन जस्टिस वॉन लिविक. एंड देन उसको फर्दर जो साइंटिफिक स्टडी की प्रूफ के साथ किया वो किसने किया? अर्नोन एंड स्टाउट ने किया. अगर पूछा जाता है कि ग्रोथ फैक्टर का रिस्पांस की मैथमेटिकल स्टडी किसने की, तो वो क्या है? मिस्टर लिच है. तो अभी हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल वे में नहीं जा रहे हैं हम.
तो हम बात करेंगे ऑर्नर एंड स्टाउट की। तो 1939 ऑर्नर एंड स्टाउट 1939 he gave the criteria of essentiality of plant nutrients, and Orner in 1954 refined the criteria। फिर उसने क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज किया। ओके, तो इसमें भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन मैंने दिया था, वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, वो वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसका बहुत क्लियर होगा कि प्रपोज किसने किया। ये प्रपोज था, ये प्रपोज्ड एंड इट वाज रिफाइंड। तो अगर आपका कंटेंट क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है, सिस्टमेटिक पता है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट वाज द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। हम सभी जानते हैं, हमने सभी बुक में पढ़ा है, उसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहला क्राइटेरिया बता देता हूं। ये प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एंड प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ओके, तो अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं है तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या मतलब है? सीड टू सीड, हमने सीड बोया, वी सो द सीड, then vegetative growth, then reproductive growth, then seed formation। तो ये भी पूछा सकता है कि which criteria is related with the vegetative growth and reproductive growth। okay, that is the first criteria। हमने सीड बोया और हमें क्या मिला? सीड मिला। तो अगर वो न्यूट्रिएंट अब्सेंट है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें फ्लावरिंग हो, कि सीड सेटिंग हो जाए। हो सकता है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो सकता है उसमें लीफ आ जाए, हो सकता है उसमें फ्लावर भी आ जाए, लेकिन सीड सेटिंग नहीं हो सकती। सीड टू सीड लाइफ साइकिल होना जरूरी है। अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं है तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ये दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। इससे कई क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, मैं आगे भी इसमें क्राइटेरिया से क्वेश्चन दूंगा। तो अगर आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट क्राइटेरिया कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ एग्जिस्ट करता है। सीड जर्मिनेशन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ, कहीं पूछ सकता है कि फर्स्ट क्राइटेरिया लाइज इन फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन, तो सारे जो है फर्स्ट क्राइटेरिया में। ओके, सेकंड क्राइटेरिया इज द वर्क ऑफ न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जो उसका फंक्शन है, जो वर्क है, वो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट से रिप्लेस्ड नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब दैट न्यूट्रिएंट इज स्पेसिफिक। ये हम सोचें कि कोई उसका सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, देन प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। लेकिन अभी जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें देखा गया है कि हुआ है, सब्स्टिट्यूशन है। जैसे मोलिबेडिनम कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वेनेडियम, मोलिबेडिनम कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वेनेडियम, जो बट क्राइटेरिया सेज दैट न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। तो ये कैसे हो रहा है, अभी आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है कि मोलिबेडिनम स्टिल कंसिडर्ड एसेंशियल दो इट इज रिप्लेस्ड बाय वेनेडियम। सिमिलरली क्लोरीन may be substituted by bromine, potassium may be substituted by sodium and rubidium, and calcium may be substituted by strontium। okay, second criteria में exception है, still इनको हम essential मान रहे हैं। जब इनका substitution हो रहा है तो इसको essential क्यों मान रहे हैं? while second criteria says that function cannot be replaced। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं इसका मतलब कि इनसे इसके बिना पूरी नहीं होंगे। यदि मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है तो मोलिब्डेनम से ही खत्म होगी, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो नाइट्रोजन से ही खत्म होगी, कोई और उसको नहीं कर सकता। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैन बी करेक्टेड ओनली बाय अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओके, तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं सेकंड क्राइटेरिया से। तो इसमें हमारा कैसे है, देखिए इसमें यह है कि नॉट ऑल फंक्शंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय वेनेडियम, ओनली सम फंक्शंस। Not all functions of chlorine are substituted by bromine। पोटेशियम के सभी फंक्शन सोडियम और रुबिडियम से सब्स्टिट्यूट नहीं होते। कैल्शियम के सभी फंक्शन स्ट्रोंशियम से सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अगर सारे के सारे फंक्शन इनसे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे देन दीज न्यूट्रिएंट विल नॉट बी कंसीडर्ड इसेंशियल। तो देखिए जो प्लांट न्यूट्रिशन है उसमें बड़े रिसर्च एडवांसमेंट है। हमारे पास हर टाइम एक नई रिसर्च आती है और नए नए हमें एलिमेंट्स का पता चल रहा है, और ये कहाँ तक लिस्ट जाएगी कुछ कोई नहीं जानता। जैसे जैसे रिसर्च चलेगी वैसे हमें नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी, और जो टाइम के साथ ही एडवांसमेंट होते हैं रिसर्च के, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट मटेरियल भी बढ़ता चलता है। तो इसका मतलब यह है कि इफ, नाउ क्वेश्चन इज, इफ मोलिब्डेनम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेनेडियम देन
व्हाई मॉलिब्डेनम इज कंसीडर्ड इसेंशियल। तो ये क्वेश्चन आपका किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, किसी इंटरव्यू में, किसी वाइवा में पूछा जा सकता है। अगर इन क्वेश्चंस का आप आंसर देते हैं तो दैट इज वेरी इंटेलिजेंट आंसर, क्योंकि इनके आंसर ऐसे अच्छे बुक में नहीं लिखे होते हैं। जब हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तब इन चीज़ों का हमें पता चलता है। तो जब हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, सारी बुक में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि पहले हम रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च पेपर में आती है, रिसर्च पेपर के बाद किस में आती है, वो टेक्स्ट बुक में आती है, फिर वो टेक्स्ट बुक आप तक पहुंचती है। तो इसमें एक टाइम लग जाता है। जो हम रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, अगर हम रहते हैं रिसर्च में, तो हमें सारी चीज़ें पता रहती हैं। ये थोड़ा सा बुक में लाने में इसमें टाइम लगता है। तो हमारा जो क्वेश्चंस अगर टफ लेवल पे जा रहे हैं, तो फिर वो रिसर्च पेपर से आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसा भी नहीं होता हम सारे रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे, सारे जर्नल्स पढ़ लेंगे। तो हमको कोई अगर अच्छा टीचर पढ़ा रहा होता है, तो उसके पास सारा कंपाइलेशन रहता है, वो तुरंत हमें चीज़ें पता चल जाती है। इसलिए क्लासरूम टीचिंग बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टैक्ट में, कॉलेज के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहना चाहिए। तो ये सेकंड क्राइटेरिया है। ओके, तो सेकंड क्राइटेरिया में हम ये पूछ सकते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स का क्राइटेरिया किससे रिलेटेड है, दैट इज सेकंड क्राइटेरिया। ओके, नाउ थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इज न्यूट्रिएंट मस्ट बी इन्वॉल्व डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म। उसका मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, चाहे उसमें कंपाउंड्स बन रहे हैं, चाहे उसमें टूट रहे हैं, चाहे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, चाहे उसमें एनाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें वो न्यूट्रिएंट मस्ट मतलब जरूर 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 इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, न्यूट्रिएंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। तो दिस क्राइटेरिया इज रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, चाहे रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, ट्रांसपिरेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, फोटो रेस्पिरेशन हो, तो उसमें ये न्यूट्रिएंट जो इसको हम इसेंशियल कह रहे हैं मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। इनडायरेक्ट रोल नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट रोल ऐसा हो सकता है कि माना नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी हो जाए, हालांकि चांस नहीं होता, मान लिया नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उस टॉक्सिसिटी को कोई न्यूट्रिएंट ओवरकम कर रहा है, केवल इसका फंक्शन ये है कि नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी को ओवरकम करना, तो वो उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा कि हम इसको कंसिडर कर लें कि नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी को ओवरकम कर रहा है, तो वो नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में उसका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड क्राइटेरिया इज रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, तो अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मानेंगे। अब मान लीजिए कि कोई न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो क्या हम उसे एसेंशियल मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब भी नहीं मानेंगे जब तक कि वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। अगर एक न्यूट्रिएंट एक भी क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, तो हम वी विल नॉट कंसीडर इट एज इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो उसको तीनों क्राइटेरिया ही पूरे करना चाहिए। अगर तीनों क्राइटेरिया पूरे नहीं करता है तो वी विल नॉट कंसीडर एज इसेंशियल न्यूट्रिएंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन टिल नाउ, जो आज तक हमारा जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर 17। नंबर ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर 17। आप पुराने बुक्स में देखेंगे 16 है, लेकिन निकिल को इंक्लूड किया गया है और उसकी स्टेबिलिटी ब्राउन ने स्टैब्लिश की थी और 1987 में। तो अब इसको कंसिडर किया गया है निकिल को। तो जो लेटेस्ट है दैट इज निकिल, लेटेस्ट वन इज निकिल। एंड द लिस्ट जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट की आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं उसको। CHONPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, Fe, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड निकेल। ये देखिए these are कितने नंबर थे इसके? 3। How many numbers? 6 and these are 8। तो टोटल कितने हो गए? 17। ओके, तो इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है, अभी इसको बताएंगे, मैक्रो माइक्रो का हम कैटेगराइजेशन करेंगे। अभी मैं आपको अभी नहीं बताना चाहूंगा, बाद में बताऊंगा। अभी केवल इसको लेकर चलेंगे कि हमारे कितने हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये जो है these are not mineral। okay, so if we talk about the essential nutrient then 17, if we talk about the essential mineral nutrient then 14, essential mineral nutrient then 14।
तो यहाँ हमको बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का बहुत जल्दीबाजी में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हाउ मेनी इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो तुरंत क्या ऑप्ट करेंगे, 17 ऑप्ट कर देंगे। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये क्या लिखा हुआ है, इस पर हमें ध्यान देना है। और यही जो है आपका क्वेश्चन गलत होगा। गलत होते आप नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। अगर एक स्टेप वहां रुके हुए थे तो भी सही था, लेकिन गलत होने पे क्या करते हैं, हाँ आप एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, ये और हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो कैसे है। जब इसका कैटेगराइजेशन करेंगे, मैक्रो, माइक्रो, मेटल, नॉन मेटल, कैटायन, एनायन, मोबिलिटी, इसको फिर इसका फर्दर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। उसको जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आप इसको सीखेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप केवल 5-7 मिनट का लेक्चर मत देखा करिए, आप इसको पूरा देखिए। बिना पूरा देखे आप कंटेंट नहीं समझ सकते। जब कंटेंट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो भी नहीं समझेंगे। तो मैंने जो क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उन्हीं पे मैं लेक्चर दे रहा हूं कि मैंने उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनाए थे। तो यहीं से देखिए क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। जब हमारा कंटेंट क्लियर है तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब हम अपना लेवल 80% से ऊपर ले जा सकते हैं। तो बिना 80% लेवल से ऊपर जाए बिना आप अचीव नहीं कर सकते, और 80% से ऊपर जाने के लिए आपको पूरा लेक्चर सुनना ही पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। तो ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट से, तो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ओके, एंड दोज न्यूट्रिएंट व्हिच फुलफिल द 3 क्राइटेरिया। एंड देयर इज अ 4th क्राइटेरिया। व्हाट इज द 4th क्राइटेरिया? हालांकि ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये 4th क्राइटेरिया कंसीडर किया जाता है। 4th क्राइटेरिया, व्हाट इज द 4th क्राइटेरिया? दिस 4th one, this is important, though it is not proposed by Arnold and Stout, but it should be 4th जो हम कंसिडर करते हैं। और मैं इसको बता रहा हूँ 4th क्राइटेरिया क्या है। द essentiality of nutrient must be proved in all tested plant। जितने भी प्लांट्स हैं, हमने जितने भी टेस्ट कर सकते हैं, जितने भी हमारे हायर प्लांट्स हैं, उसके अंदर इसकी इसेंशियलिटी प्रूव्ड होनी चाहिए। ओके, सो इसेंशियलिटी must be proved in all test plant और हायर प्लांट। अगर कोई ऐसा भी प्लांट निकला है, हायर प्लांट, जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट इसेंशियल नहीं हो रहा है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इसेंशियल। तो दिस इज द 4th क्राइटेरिया। ओके, तो ये 4th क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है, किसी अच्छे एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा सकता है कि इसको व्हाट इज द 4th क्राइटेरिया। तो जनरली हम कितने पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, लेकिन इट शुड बी 4th क्राइटेरिया दैट इसेंशियलिटी मस्ट बी प्रूव्ड इन ऑल हायर प्लांट। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली इंटरव्यू में पूछा जाते हैं कैंडिडेट की डेप्थ देखने के लिए कि वो उसने कितना डेप्थ से पढ़ा है, कि केवल एक सिंपल टेक्स्ट बुक पढ़ी है या उसने डेप्थ तक स्टडी की है। तो जब हम रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या इसमें और होना चाहिए। तो मैंने बताया कि अगर एक भी प्लांट के अंदर उसकी इसेंशियलिटी प्रूव्ड नहीं हुई तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो दिस वाज द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आज तक का लेक्चर ये है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट एंड फंक्शनल न्यूट्रिएंट। थैंक यू वेरी मच।